बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैरिज को डिसॉल्व करने की बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब तलाक की बहुत सारी टाइप्स हैं। उनमें से एक टाइप जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 खुला है। इसके तहत 1939 में ये एक्ट बनाया गया था, जो कि मुस्लिम मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए, मतलब मुस्लिम मैरिज जो है वो ख़त्म करने के लिए एक्ट जो बनाया गया। इसमें रूल्स ग्राउंड्स बताए गए कि किन किन ग्राउंड्स के ऊपर जो फीमेल है वो मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है। जो मेल के पास राइट है वो तो शरई हक, मतलब जो है हर मर्द के पास होता है कि वो कभी भी किसी भी वक्त बस सिर्फ एक मुंह से कहने की ज़रूरत होती है तलाक तलाक तलाक, और तलाक इफ़ेक्टिव हो जाती है। लेकिन इन केस ऑफ फीमेल, अगर फीमेल जो है वो मर्द के साथ नहीं रहना चाहती तो वो किन किन वजूहात की बिना पर वो डाइवोर्स सीख कर सकती है, वो पढ़ते हैं। ये उस एक्ट के हवाले से छोटा सा एक्ट है, ये बहुत ही माइनर एक्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा जामे है। पढ़ के देखते हैं। ये एक्ट है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड क्लैरिफाई द प्रोविजंस ऑफ मुस्लिम लॉ। ये एक्ट बनाया गया है, कंसोलिडेट किया गया। सबसे पहले कंसोलिडेट मतलब इस 1939 से पहले अगर कोई लॉ था मुस्लिम मैरिज के हवाले से, रेजोल्यूशन के हवाले से, तो उस सारे के सारे लॉज को इकट्ठा करके एक ही लॉ बना दिया गया और क्लैरिफाई किया है प्रोविजंस को जो कि मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है, टू सोर्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वुमेन अंडर मैरिड अंडर मुस्लिम लॉ। ऐसी वुमेन की मैरिज डिसॉल्व करने के हवाले से जितनी भी प्रोविजंस है उनको क्लैरिफाई करने के लिए और उन सारे के सारे रूल्स जो भी लॉज पहले मौजूद थे उन सबका कंसोलिडेट इकट्ठा करने के लिए ये एक्ट बनाया जा रहा है। कौन सा एक्ट? ये रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। अच्छा जी, आगे है अंडर द मुस्लिम मैरिज लॉ एंड टू रिमूव डाउट्स एज टू द इफेक्ट ऑफ द रिनंसिएशन ऑफ इस्लाम बाय अ मैरिड वुमेन ऑन हर मैरिज टाई। वो कहते हैं कि ये बनाया गया है सिर्फ इस वजह से कि वो डाउट्स रिमूव कर दिया जाए। मतलब किसी इस हवाले से बहुत सारी मिथ्स हैं कि वो कहा जाता है कि जो मुस्लिम फीमेल है ना, वो उसके पास ये राइट ही नहीं है कि वो डाइवोर्स सीख कर सके। अगर मेल उसको डाइवोर्स देता है तो वो डाइवोर्स इफेक्टिव होगी और अदरवाइज फीमेल के पास राइट नहीं है। इसके ऊपर से बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं और बहुत सारे फतवे भी जारी हुए हैं। लेकिन अब इस एक्ट को पढ़ने के बाद इसको मज़ीद मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी कि अब एक्चुअली इस हवाले से जो शरीयत है वो क्या कहती है कि क्या ऐसी चीज़ इफ़ेक्टिव है या नहीं है। और उन ग्राउंड्स को पढ़ने के बाद एक प्रूडेंट मैन को भी समझ आती है कि क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं है ना। हम लोग होते हैं, हम क्या करते हैं कि बस सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं और समझ लेते हैं कि हाँ जी ठीक है जी, फीमेल के पास राइट नहीं होता, इस्लाम ने नहीं दिया तो फिर ला कैसे दे सकता है। तो वो पहली बात यह है कि कोई भी लॉ अगर आप पढ़ें तो वो इस्लाम की अगेंस्ट नहीं होता, मतलब इस्लाम के कंट्रावेंशन में कोई भी लॉ नहीं बना हुआ। अगर कोई लॉ बनता है तो फेडरल शरीयत कोर्ट उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेती है। जैसे कि अभी रिसेंटली फेडरल शरीयत कोर्ट की एक जजमेंट आई है, ये 2023 की ही है, मोस्ट रिसेंट जजमेंट है, जिसमें फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि एक्स पार्टी जो है वो खुला है जो कोर्ट्स से फीमेल्स ले लेती हैं तो वो जो है वो गैर शरई है। लेकिन उसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि एक लिमिटेशन होनी चाहिए। वो इस एक्ट को पढ़ने के बाद मैं मज़ीद डिस्कस करूँगी कि वो जो अगर ये जो रेजोल्यूशन खुला है वो आया कि शरई है या गैर शरई है, वो इसके हवाले से भी डिस्कस करते हैं। आगे पढ़ते हैं पहले। Whereas it is expedient to consolidate and clarify the provisions of Muslim law relating to suits for dissolution of marriage by women married under Muslim law and to remove doubts as to the effect of the renunciation of Islam by a married woman, Muslim woman, on her marriage. It is hereby enacted as follows. अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम है, सेम से मुराद थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जो वेयर एज से जो चीज़ शुरू हो रही है ना वो है इस एक्ट की प्रियम्बल, और उससे पहले वाली जो बात है वो कहलाता है इसका लॉन्ग टाइटल। आपने अगर इंटरप्रिटेशन पढ़ी हो तो वो उसमें दो चीज़ होती हैं, एक होता है शॉर्ट टाइटल और एक होता है लॉन्ग टाइटल। जो एक्ट जो पहली लाइन लिखी होती है किसी भी एक्ट के स्टार्ट में वो उसका लॉन्ग टाइटल होता है, मतलब इतना बड़ा टाइटल उसका लिखा गया होता है जिससे कि पूरी की पूरी बात समझ आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अगर लड़की, जैसे मेरा नाम राबिया है तो राबिया सुनते ही पता चल जाता है कि ये एक लड़की का नाम है और राबिया जो है वो मुस्लिम मुस्लिम लड़कीज़ के नाम, लड़कीज़ कह रही मतलब मुस्लिम गर्ल्स के नाम लिखे जाते हैं। तो वो इस तरह का टाइटल, बेसिकली टाइटल ये होता है कि जिससे आपको नाम से ही पता चल जाए, काफ़ी सारी उसकी डिस्क्रिप्शन मज़ीद जो है वो फर्दर पढ़ने से पता चलता है।
और जो वेयर एज से जो चीज़ स्टार्ट होती है वो प्रीएम्बल होती है। प्रीएम्बल जो बेसिकली किसी भी लॉ का, किसी भी स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट बताने के लिए कि वो लॉ बनाया क्यों जा रहा है, क्या वजह ऐसी पैदा हुई जिसकी वजह से ऐसा लॉ बनाने की ज़रूरत पेश आई। तो उसमें उसने क्लैरिफाई कर दिया कि वो डाउट्स रिमूव करने के लिए, जो कि मैरिज के हवाले से, मतलब मैरिज को ख़त्म करने के हवाले से है, और उसके अलावा जितने भी पहले से लॉज मौजूद थे उन सबको इकट्ठा कर दिया है। इकट्ठा कर दिया ना जाना ज़रूरी था, इस वजह से ही वो ये लॉ बनाया गया है। आगे जिसका सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ये एक्ट जो कहलाएगा वो मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इट एक्सटेंड टू द ऑल प्रोविंसेस एंड द कैपिटल ऑफ द फेडरेशन, मतलब पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल होगा, तमाम के तमाम सूबों पर भी यही एप्लीकेबल होगा और पूरे के पूरे वफाक पर भी ये एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 2 ग्राउंड्स फॉर डिक्री फॉर डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका है, जो ग्राउंड्स है कि डिक्री डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री हासिल करने के लिए कौन कौन सी ग्राउंड्स होनी चाहिए। मतलब ये सारी जितनी ग्राउंड्स लिखी हैं ये सारी की सारी अगर हों तो भी मैरिज डिसॉल्व हो सकती है, या फिर इन सब में से कोई एक ग्राउंड हो तब भी मैरिज डिसॉल्व हो सकती है। वो कौन कौन से ग्राउंड है पढ़ते हैं। वुमेन मैरिड अंडर मुस्लिम लॉ शैल बी इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ हर मैरिज ऑन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स नेमली। वही बात हो कि एक से ज़्यादा, एक ग्राउंड भी हो तो भी रेजोल्यूशन हो जाएगी और एक से ज़्यादा हो तो भी मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले ग्राउंड है दैट द वेयर अबाउट्स ऑफ द हस्बैंड हैव नॉट बीन नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। वेयर अबाउट्स होते हैं मतलब रिहाइश, जो उसकी रेजिडेंसी है वो कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर पाया जाता है। अगर किसी फीमेल का हस्बैंड जो है वो 4 साल तक गायब है, कि वो 4 साल तक उसका आता पता ही नहीं कि कहाँ पर रह रहा है, कहाँ पर है, मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं है बेसिकली इसमें, और तो फिर वो मैरिज डिसॉल्व करने के लिए सूट फाइल कर सकती है फीमेल। दूसरी ग्राउंड है दैट द हस्बैंड हैज़ निगलेक्टेड और हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड फॉर हर मेंटेनेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को 2 साल तक खर्चा नहीं देता, मेंटेनेंस से मुराद, खर्चा से मुराद वो खर्चा होता है जो उसकी बेसिक ज़रूरियात हैं, बेसिक नीड्स है, मतलब जो खाने पीने की, पहनने की, वो वाली ज़रूरियात है, अगर वो बिल्कुल ही पूरा नहीं करता, पूरे 2 साल गुजर जाते हैं, तो फिर 2 साल के बाद फीमेल जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल कर सकती है। 2A है दैट द हस्बैंड हैज़ टेकन एन एडिशनल वाइफ इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फैमिली मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 जो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी, उसकी किसी भी प्रोविज़न की कंट्रावेंशन में अगर किसी शख्स ने दूसरी शादी कर ली है, मतलब एक बीवी के होते हुए उसकी परमिशन के बगैर दूसरी शादी कर दी है, तो फिर भी जो पहले वाली उसकी बीवी है वो खुला ले सकती है। 3 में दैट द हस्बैंड हैज़ बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और अपवर्ड्स। अगर उसके हस्बैंड ने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसकी उसको सज़ा मिली है और वो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा तक जेल में है, तो फिर भी उसकी वाइफ जो है वो खुला सीख कर सकती है। 4 दैट द हस्बैंड हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल काज हिज मैरिटल ऑब्लिगेशंस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। अगर 3 साल तक हस्बैंड जो है वो अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं करता बिना किसी रीज़नेबल काज के, तो भी उसकी वाइफ जो है वो खुला सीख कर सकती है। 5 दैट द हस्बैंड वाज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ द मैरिज एंड कंटिन्यूज टू बी सो। अगर जो हस्बैंड है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब वो मैरिटल फंक्शंस परफॉर्म करने के काबिल ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसने शादी कर लिया और शादी के बाद भी वो वैसे ही है, तो भी उसकी वाइफ खुला सीख कर सकती है। 6 दैट द हस्बैंड हैज़ बीन insane for a period of 2 years or is suffering from leprosy or a virulent venereal disease। ऐसी या फिर हस्बैंड जो है वो बीमार है, मतलब मेंटली सिक है, पागल वगैरह है, तो वो 2 साल तक भी उसी तरह ही वो चल रहा है, मतलब उसकी मेंटल जो डिस्टर्बेंस है, वो मेंटली डिसऑर्डर है, वो ठीक नहीं हो रहा है, या फिर उसको कोई इस टाइप की बीमारी है जो कि ना ठीक होने वाली बीमारी है, तो फिर भी उसकी वाइफ जो है वो खुला सीख कर सकती है। 7 दैट शी हैविंग बीन गिवन इन मैरिज बाय हर फादर और अदर गार्डियन बिफोर शी अटेन्ड द एज ऑफ 16 years रिप्यूडिएटेड द मैरिज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 years। अगर 16 साल की उम्र से पहले उसको उसकी शादी कर दी गई है उसके फादर ने या गार्डियन ने, तो वो जब 18 साल की हो जाएगी तो फिर वो खुला सीख कर सकती है एट द ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी।
मतलब उसकी कंसेंट के गार्डियन की तरफ से जो शादी की जाती है या पेरेंट्स की तरफ से शादी की जाती है, अगर उसकी कम उम्र में शादी कर दी है तो फिर वो खुला सीख कर सकती है 18 साल के होने के बाद, प्रोवाइडेड दैट द मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड। लेकिन शर्त यह है कि मैरिज जो है वो कंज्यूमेटेड से मतलब उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हुआ, मतलब जैसे 16 साल से पहले उसकी शादी हो गई और शादी के बाद रुखसती भी हो गई और रुखसती के बाद उनकी मतलब जो क्या कहते हैं वो कंज्यूम कर लिया उन्होंने और वो प्रेगनेंसी भी होगी या नहीं भी हुई, तो फिर 18 साल की होने के बाद वो कहे जी मेरी तो कंसेंट के बगैर शादी हुई थी, तो लिहाजा इस बेस पर मैं खुला लेती हूँ, तो इस वजह से खुला नहीं होगी। हाँ अलबत्ता अगर उसका सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी, तो फिर जो है वो इस ऑप्शन के ऊपर, पॉवर्टी के ऑप्शन के ऊपर वो खुला ले सकती है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर वो उसकी शादी हो गई है और वो रुखसती भी हो गई है तो फिर वो खुला नहीं ले सकती। लेकिन जो बाकी ऊपर ग्राउंड आई हुई हैं उनमें से अगर कोई ग्राउंड में फाल करता है, उसका हस्बैंड मतलब जो कि वो इम्पोर्टेंट है या फिर खर्चा नहीं देता या फिर घर से बाहर है और उसका अता पता कोई नहीं है या उसने दूसरी शादी कर लिया या जेल में है, तो फिर इनमें से किसी एक ग्राउंड के ऊपर तो वो खुला दायर कर सकती है। लेकिन फिर एट द ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी पर नहीं खुला दायर कर सकती क्योंकि एक प्रोविज़ो आ गई है। आगे है जी 8 में, दैट द हस्बैंड ट्रीट्स हर विद क्रूअल्टी, दैट इज़ टू से। अब ये वाली जो ग्राउंड है 8 नंबर वाली, इस एक ग्राउंड के ऊपर हमारे कोर्ट्स में खुला के केसेस जो हैं बेशुमार हद तक भरे पड़े हैं और सिर्फ इस एक ग्राउंड के ऊपर जो है वो खुला के केसेस हो जाते हैं। तो वो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भाई थ्रेटनिंग, जो हस्बैंड अगर उसके साथ क्रूअल्टी से ट्रीट करता है, जो कि हमारी सोसाइटी में ऑलमोस्ट हर वाइफ ही क्रूअल्टी बियर करती है, चाहे वो सेक्सुअल क्रूअल्टी हो या फिर वो फिज़िकल हो टॉर्चर हो या फिर मेंटल टॉर्चर ही क्यों ना, तो किसी भी तरह का टॉर्चर जो है वो हमारे यहाँ अगर आप रिसर्च की जाए तो ऑलमोस्ट 90%, बल्कि मुझे तो लगता है 99% जो फीमेल्स हैं वो किसी ना किसी टाइप का टॉर्चर बेयर कर रही हैं। ये नहीं है कि हस्बैंड्स नहीं कर रहे, वो जब टॉर्चर का वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो उन हस्बैंड्स पे निकलती है, लेकिन किसी ना किसी और सूरत में निकलती है, तो फिर मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो नहीं बेयर कर पाती, तो वो कोर्ट्स में आ जाती हैं इस क्रूअल्टी की बेस पे। लेकिन यहाँ पर क्रूअल्टी जो है वो फिज़िकल क्रूअल्टी ही आती है, वो मेंटल वाली या सेक्सुअल वाली को नहीं गिना जाता, लेकिन जिन ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होती है तो वो उस बेस पे भी आ जाती है। अच्छा जी, आगे क्रूअल्टी की उसने टाइप्स बताई हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं क्रूअल्टी की, वो पढ़ते हैं। Habitually assaults her or makes her life miserable by cruelty of conduct, even if such conduct does not amount to physical ill treatment। अच्छा वो कहता है कि ऐसा ट्रीटमेंट, फिजिकली इल ट्रीटमेंट से मुराद मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसे मारपीट करता है, और भी बहुत सारे तरीक़ों से क्रूअल्टी होती है। वही जैसे अभी मैंने पहले बात की कि वो मेंटल भी होती है और उसके अलावा सेक्सुअली भी होती है। तो वो सारी की सारी क्रूअल्टी को उसने वो डिफ़ाइन किया कि क्रूअल्टी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कि अगर वो उसको हैबिचुअली करता है, हैबिचुअली से मुराद ये है कि वो आदतन के डेली बेसिस पर वो मतलब किसी छोटी छोटी बात के ऊपर उसे वो डांट डपट इतनी ज़्यादा कर देता है कि उसकी तौहीन करता है, जलील कर देता है, उसको मेंटली टॉर्चर करता है या फिजिकली टॉर्चर करता है, तो फिर वो इस बेस के ऊपर खुला ले सकती है। हाँ इसमें ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि अभी वो जो है मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि शादियाँ जो है 1 महीना चलती हैं, 2 महीने चलती हैं या ज़्यादातर साल चलती हैं, और रीज़न क्या होती है जी, वो हस्बैंड जो है वो मारपीट करता है या फिर वो अच्छा नहीं समझता या बिहेवियर चेंज हो गया, जो भी रीज़न होती है उनकी बहरहाल। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम पर अगर कोई इशू हुआ है तो उसी के ऊपर वो खुला लेने आ जाए। हाँ अलबत्ता अगर हैबिचुअली है, वो रिपीटेडली करता रहता है, एक दफ़ा छोटी सी बात के ऊपर इतना झगड़ा हुआ कि वो मारपीट तक बात पहुंच गई, उसके बाद फिर दोबारा ऐसे ही हुआ, डेली बेसिस पर ऐसे हो रहा है, तो फिर ऐसी वाइफ को वाकई में चाहिए कि वो मतलब अगर रिकन्सिलेशन नहीं हो सकती तो फिर वो वाकई खुला उसको सीख करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसका हस्बैंड जानबूझकर इस तरह करता है और उसको वो तलाक भी नहीं देता और उसे जलील करता है तो फिर तो उसका हक बनता है ना कि भले। अच्छा जी, आगे associates with women of ill repute of leads an infamous life। वो हस्बैंड जो है उसका कैरेक्टर ख़राब है, मतलब वो फीमेल जो है, यहाँ पर तो ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि जो मेल्स होते हैं वो ये तो वाइफें वगैरह होती हैं, जब उनको अपने घर ले आते हैं और अपनी वाइफ के सामने बैठ कर उनके साथ वो मतलब सेक्स वगैरह करते हैं, तो वो उनको ये जो वाइफ होती है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा
मतलब मेंटली जो क्या कहते हैं डिस्टरबेंस का वो एलिमेंट होता है, तो वो बेयर नहीं कर पाती। तो बेचारी फिर वो क्या करे ऐसी सूरत में ना, वो कब तक बर्दाश्त करे। अगर एक दफ़ा होता है, दो दफ़ा होता है, ज़्यादातर ये मोस्टली एलीट क्लासेस में इस तरह का होता है कि वो फीमेल्स जो एक हस्बैंड जो होता है उसके पास पैसा तो बहुत होता है दूसरों के ऊपर लुटाने के लिए, तो वो ना सिर्फ बाहर जाके वो उनके ऊपर लुटाते हैं बल्कि अपने घर में भी बुला लेते हैं, उनकी वाइफ की मौजूदगी में भी वो इस तरह करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट में। तो फिर ऐसी सूरत में वो जो उसकी बीवी है वो खुला लेने का हक रखती है। लेकिन हाँ पता ये शर्त यह है कि वो ऐसे ही करता हो। यहाँ पर तो इस तरह के वो फीमेल्स को कोई भी बंदा पसंद नहीं आया तो भी वो उसके ऊपर ये हर केस में आप अगर खुला के देखें तो हर केस के अंदर ये सारी जो ग्राउंड्स लिखी हुई हैं। हालांकि ऊपर क्लियरली उसने बताया है कि ये सारी की सारी ग्राउंड्स हो या इनमें से कोई एक ग्राउंड भी हो तो उसके ऊपर भी खुला हो जाती है। तो फिर हम बीइंग एन एडवोकेट क्यों नहीं हम सिर्फ एक वही जो जेन्युइन काज है उसको ही क्यों नहीं लगते, क्यों इतनी सारी एलिगेशन उसके ऊपर लगा दी जाती हैं कि जी वो उसके वो औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं और या फिर वो इल ट्रीटमेंट करता है, टॉर्चर करता है, और भी ये जो आगे सारी आने वाली हैं वो सारी पढ़ते हैं तो वो सारी की सारी लिख देते हैं। हालांकि ये रॉन्ग है, इस तरह नहीं लिखने चाहिए। ये अगर आप बतौर वकील सुन रहे हैं मुझे तो आप इस चीज़ का ख्याल करें कि सारी के सारी एलिगेशंस मत लिखें। कोर्ट्स को, जजेस को भी इस बात के ऊपर कंडेम करना चाहिए कि जब उसके साथ आपके, क्योंकि आपको पता है तोहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है, तो वो तोहमत सिर्फ औरत के लिए ही नहीं है, मर्द के लिए भी है। अगर एक औरत मर्द के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लगा रही है जो कि उसने किया ही नहीं है तो वो तोहमत में ही आएगा ना, वो सबसे बड़ा गुनाह वो खुद कर रही होती है। तो फिर ऐसी सूरत में वो कैसे खुश रह सकती है आगे किसी और के साथ भी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि जो औरतें इस तरह की छोटी सी बात के ऊपर खुला ले लेती हैं और इतने बड़े बड़े एलिगेशन उसके ऊपर लगा लेती हैं, तो वो फिर आगे भी उनकी तलाक़ें ही चल रही होती हैं। लेकिन इस पे वो वकील हज़रात कहते हैं कि जी हम तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर लिख देते हैं, इल्ज़ाम थोड़ी लगा रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि इल्ज़ाम लगाना, मुंह से बोल देना, वो एक दफ़ा मुंह से निकल गई बात तो दो चार लोगों ने सुना तो वो हो गया। लेकिन जब आप एक डॉक्यूमेंट की सूरत में लिख देते हैं बाकायदा, एक अगले बंदे के ऊपर पता नहीं क्या गुजरे, अगर वो इस सोच का मालिक हो, उसको पढ़ के देखे वो कि मुझ पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हुए हैं। ठीक है, अगर क्रूल्टी है तो वो उस क्रूल्टी की बेस पर वो ले डाइवोर्स, तो वो एक क्रूल्टी की हद तक ही होनी चाहिए, ना कि उसमें ये सारी की सारी ग्राउंड्स लिख देनी चाहिए। खैर इस पर सोचना चाहिए और ये बड़ा सीरियस मैटर है, इसके हवाले से कोई इस पर नहीं सोचता। वही फॉर्मल जो वो लिखा लिखाया तरीका चल रहा है, स्टैंडर्ड को जाके कह देते हैं कि जी लिखने, वो लिख देते हैं और वैसे ही वो चल रहा है। तो इसको सोचना चाहिए इस पर। अच्छा खैर आगे चलते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, सी अटेम्प्ट्स टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ। अच्छा ऊपर वाली बात में था कि वो दूसरी वुमेंस को, इल रिप्यूट वाली वुमेंस के साथ उसके ताल्लुकात हैं और वो उनको लेके फिरता रहता है या उनके साथ उसके मतलब इलिसिट रिलेशंस है, तो उस बेस पर भी खुला ली जा सकती है। या फिर अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मजबूर करता है इमोरल लाइफ स्पेंड करने के लिए, इमोरल लाइफ से मुराद कि जैसे वो दोस्तों को घर ले आते हैं और फिर अपने दोस्तों के साथ कहते हैं वाइफ को सेक्स करने के लिए, या उनके साथ मतलब वो इस टाइप की या कोई भी चीज़ वो करने के लिए, या फिर जो हाँ जॉब होल्डर्स होते हैं वो अपने बॉस को खुश करने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए उनको घर ले आते हैं और फिर वाइफ्स के साथ उनके वो रिलेशन मतलब वो डेवलप करवा देते हैं। तो ये इस टाइप की चीज़ें भी ये सोसाइटी का हिस्सा है और ऐसा होता है। ये सिर्फ फिल्म ड्रामा की हद तक नहीं है, रियलिटी में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो लोग इतने खुदगर्ज, इतने सेल्फिश होते हैं कि वो अपने आप की तरक्की के लिए, अपने वो जो प्रमोशन के लिए अपनी वाइफ तक को बेचने में ही शुमार हुआ ना ये। उसके अलावा जो लोग जुआ खेलते हैं तो जुआरी जो होते हैं वो अपनी वाइफ को दाव पे लगा देते हैं। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ से चलती हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन कोई आ जाती है तो ऐसी सूरत में फ़ीमेल का हक बनता है कि वो तलाक ले उस शोहर से। अच्छा जी आगे है, डिस्पोजेस ऑफ हर प्रॉपर्टी और प्रिवेंट्स हर एक्सरसाइजिंग हर लीगल राइट्स ओवर इट। एक प्रॉपर्टी जो फीमेल की है वो उस प्रॉपर्टी को बेच देता है तो, और या उसको रोकता है कि वो अपने जो राइट्स जो हैं उसको एक्सरसाइज ना करे, तो अभी फीमेल जो है वो खुला ले सकती है। ऑब्स्ट्रक्ट्स हर इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ हर रिलीजियस प्रोफेशन और प्रैक्टिस, या फिर उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है कि वो अपने रिलीजियस प्रोफेशन या और प्रैक्टिस ना करे, मतलब उसे नमाज़ पढ़ने से रोकता है या कुरान पढ़ने से रोकता है या कोई भी वो जो रिलीजियस ड्यूटीज़ है परफॉर्म कर रही है तो उसको रोकता है, तो उस बेस पर भी फीमेल जो है वो खुला ले सकती है।
इफ ही हैज़ मोर विच वाइफ्स देन वन, अगर उसकी एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं, डज नॉट ट्रीट हर इक्विटेबली इन अकॉर्डेंस विद द इंजक्शंस ऑफ कुरान, कुरान के मुताबिक अगर वो उन सब के साथ इंसाफ नहीं करता तो भी वाइफ खुला ले सकती हैं। ऑन एनी अदर ग्राउंड विच इज़ रिकगनाइज्ड एज वैलिड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, या इसके अलावा कोई और भी ग्राउंड जो कि मुस्लिम लॉ के मुताबिक वैलिड हो, जिसकी बेस पर औरत खुला ले जा सकती है। मतलब ये तो चंद मोटी मोटी बातें दी गई ना, ये हो सकता है। उसके अलावा भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पर खुला ले जा सकती है तो भी खुला ले सकती है। इसी वजह से खुला के केसेस भरे पड़े हैं। प्रोवाइडेड दैट नो डिक्री पास्ड ऑन ग्राउंड वन शैल टेक इफेक्ट फॉर, ग्राउंड वन में मतलब वो जो उसके वेयर अबाउट से नहीं पता है, शैल टेक इफेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिक्री, तो ऐसी खुला जो है वो 6 महीने तक इफेक्टिव नहीं होगी जिस दिन डिक्री हुई है। एंड इफ़ द हस्बैंड अपीयर्स इधर इन पर्सन और थ्रू एन ऑथोराइज एजेंट within that period and satisfies the court that he is prepared to perform his conjugal duties, the court shall set aside the said decree। अगर वो इस 6 महीने के अंदर अंदर वो उसका हस्बैंड वापस आ जाता है, मतलब 4 साल पहले वाले कि वो 4 साल से उसका था पता ही नहीं था कि वो कहाँ है, उसके बाद उसने डिग्री ली, डिग्री लेने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो हस्बैंड वापस आ जाता है और वो आके कोर्ट को कहता है कि वो जो अपनी मैरिटल ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा, तो फिर कोर्ट उस डिग्री को सेटिसाइड कर देगी। अगर 6 महीने बाद भी नहीं आता तो फिर वो डिग्री इफेक्टिव हो जाएगी। दूसरा, बिफोर पासिंग अ डिग्री ऑन ग्राउंड 5, ग्राउंड 5 में क्या था, that the husband was important at the time of the marriage of continues to be so। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हस्बैंड जो है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब नामर्द है, तो बिफोर पासिंग अ डिक्री ऑन ग्राउंड 5 द कोर्ट शैल ऑन एप्लीकेशन बाय द हस्बैंड make an order requiring the husband to satisfy the court within a period of 1 year from the date of such order that he has ceased to be important, and if the husband so satisfy the court within such period no decree shall be passed on the said ground। अगर 1 साल के अंदर अगर उसका हस्बैंड डिग्री पास होने के बाद उसका हस्बैंड आ जाता है और आके कोर्ट को कहता है कि भाई वो अब पहले वाकई था वो इम्पोर्टेंट लेकिन अब नहीं है, तो फिर वो 1 साल के अंदर अंदर उसको कोर्ट जो है वो उसका टाइम है सेटिस्फाई द कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, तब आज की डेट में अगर डिग्री पास हुई है 22 में, सॉरी 23 में, तो फिर 24 के अंदर पूरे 1 साल के दरमियान वो कभी भी अगर वापस आ जाता है और आके वो कोर्ट को सेटिस्फाई करता है तो फिर भी डिग्री सेटिस्फाइड हो जाएगी इस ग्राउंड के ऊपर। अच्छा जी, आगे है सेक्शन 3, नोटिस टू बी सर्व्ड ऑन हियरिंग्स ऑफ द एयर्स, एयर्स होता है लीगल एयर्स, वारिस मतलब, ऑफ द हस्बैंड व्हेन द हस्बैंड्स वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन, नोटिस दिया जाएगा उनके वारसान को। अगर हस्बैंड, वो जो पहली वाली ग्राउंड थी ना कि हस्बैंड के वेयर अबाउट्स नहीं पता कि वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं है, तो फिर उसके वारसान को नोटिस दिया जाएगा उस कि उसकी वाइफ ने जो है वो उसके खिलाफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री फाइल कर दी है। क्योंकि अगर उसको नहीं पता कि उसका हस्बैंड कहाँ रहता है तो हो सकता है उसके वारसान को पता हो, तो उस तक ये बात पहुँचा दे तो मे भी वो आ जाए। वैसे ये 1939 का एक्ट लिखा हुआ है, उस वक्त इस तरह की सिचुएशन होती थी कि वो पता ना हो बंदा, जैसे वो बाहर काम करने के लिए लोग चले जाते थे आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री, तो कई कई साल लगा आते थे और वो पता नहीं होता था कि वो कब आएंगे क्या नहीं, और कम्युनिकेशन का कोई इतना ख़ास नहीं था। अब तो आजकल मोबाइल का दौर है, कोई भी कहीं जाता है तो वो किसी भी कंट्री में हो तो वो टेलीफोन के लिए कॉन्टैक्ट होता है। वैसे वो 2 साल लगाए, 4 साल या 10 साल बाद भी लोग आते हैं वापस। तो बहरहाल इन अ सूट टू विच क्लास 1 ऑफ सेक्शन 2 अप्लाइज। अब सेक्शन 2 की क्लास 1 क्या थी, यही वाली वेयर अबाउट्स वाली, कि वो जो है उसके वेयर अबाउट्स का ही नहीं पता कि वो कहाँ है। अच्छा जी, the names and address of the person who would have been heirs of the husband under Muslim law if he had died on the date of the filing of the plaint shall be stated in the plaint। उसके हस्बैंड के जो जितने भी वारसान हैं उनका नाम और एड्रेस, मतलब उसका नाम और एड्रेस लिखा जाएगा कि वो कहाँ पर रहते हैं और कौन है और उनका उससे क्या रिश्ता है वगैरह है। और अगर उस डेट पे जब डिक्री फाइल की जा रही है उस वक्त वो नहीं है उसके वारसान में से कोई, तो वो भी लिखा जाएगा प्लेंट में ही। बी नोटिस ऑफ द सूट शैल बी सर्व्ड ऑन सच पर्सन, और फिर वो जो सूट का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वाले सूट का नोटिस जो है वो उस पर्सन को सर्व किया जाएगा। वो किस पर्सन को, पर्सन सच पर्सन से मुराद उसके लीगल हेयर्स में जो है।
एंड सच पर्सन शेल हैव द राइट टू बी हर्ड इन द सूट, और उस शख्स को राइट होगा कि वो सूट को हेयर कर सके। सूट को हेयर कर सके मतलब वो आके डिफेंड कर सके, वो आके बता सकता है कि जी वो हस्बैंड जो है वो फलां जगह पर रहता है या वो आ जाएगा, ये इस वजह से नहीं आ रहा, ये कोई भी उसके पास अगर वो करना चाहे तो वो आके कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट पैटर्नल अंकल एंड ब्रदर ऑफ द हस्बैंड, पैटर्नल अंकल मतलब चचा और ब्रदर ऑफ द हस्बैंड उस औरत का देवर, उसके हस्बैंड का भाई, इफ़ एनी शेल बी साइटेड एज पार्टी, अगर वो हैं मतलब उसका चचा भी है और उसका भाई भी है तो फिर वो शेल बी साइटेड एज अ पार्टी, तो वो उनको बतौर डिफेंडेंट पार्टी बनाया जाएगा। इवन इफ़ ही और दे आर नॉट ईयर्स, अगरचा कि वो मतलब दोनों उसका चचा और उसका भाई दोनों ही उसके ईयर में शामिल ना भी हों तो भी उनको पार्टी बनाया जाएगा। सेक्शन 4 इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन टू अनदर फेथ, अगर हस्बैंड जो है वो फेथ चेंज कर लेता है तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा। फेथ से मुराद मुस्लिम है तो वो नॉन मुस्लिम हो गया, और तो फिर वो उसका इफेक्ट क्या होगा वो पढ़ते हैं। द रिनाउंसिएशन ऑफ इस्लाम बाय अ मैरिड मुस्लिम वुमेन ऑन और हर कन्वर्जन और टू अ फेथ अदर देन इस्लाम शैल नॉट बाय इटसेल्फ ऑपरेट टू डिसॉल्व हर मैरिज, अगर जो है वो मुस्लिम से नॉन मुस्लिम हो जाती है औरत, ये औरत की बात हुई है, तो फिर उसके फेथ का जो है वो मैरिज डिसॉल्व इटसेल्फ नहीं होगी। प्रोवाइडेड दैट आफ्टर सच रिनाउंसिएशन और कन्वर्जन, रिनाउंसिएशन मतलब उसने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है वो जो से क्या कहते हैं तारिक दीन, या फिर कन्वर्जन या फिर एक मज़हब से दूसरे मज़हब में कन्वर्ट हो गई। द वुमेन शैल बी इंटाइटल्ड टू obtain a decree for the dissolution of her marriage on any of the ground mentioned in section 2, तो किसी भी एक ग्राउंड के ऊपर वो डिग्री जो है वो कर सकती है, मतलब डिग्री सीख कर सकती है। जैसे उसमें वो एक ग्राउंड थी ना कि वो उसको उसके मैरिज रिलीजियस ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के से रोकता है, तो फिर उस ग्राउंड के ऊपर फीमेल जो है वो डेजोलेशन मैरिज सीख कर सकती है, लेकिन सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर नहीं सीख कर सकती कि जो उसके हस्बैंड ने जब मज़हब चेंज कर लिया तो वो मज़हब चेंज करने से मैरिज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। Provided further that the provisions of this section shall not apply to women converted to Islam from some other faith who re-embraces her former faith, अगर कोई वुमेन जो है वो पहले नॉन मुस्लिम थी फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद फिर उसने वापसी नॉन मुस्लिम होगी, तो ऐसी वुमेन के ऊपर ये एक्ट सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 5 राइट टू डावर नॉट बी अफेक्टेड, डावर का राइट जो है वो इफेक्ट नहीं होता। नथिंग कंटेंड इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट एनी राइट विच अ मैरिड वुमेन मे हैव अंडर मुस्लिम लॉ टू हर डावर और एनी पार्ट देयर ऑफ ऑन द डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, इस एक्ट में कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो अफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज डिसॉल्व होने के बाद जो उसका डावर का राइट है जो कि वो ले चुकी है या उसने भी लेना है उसको अफेक्ट नहीं करेगी। सेक्शन 5 ये कहता है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन मौजूद है वो 1961 के ऑर्डिनेंस में, तो वो उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं करूँगी। तो उसमें वो उसको अपना जो डावर है वो छोड़ना पड़ता है डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। अब उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गया कि अगर फीमेल जो है वो खुला सीख करेगी तो फिर उसको अपना पूरा का पूरा हक महर जो है वो छोड़ना पड़ेगा, या अगर वो पहले ले चुकी है तो वो वापस करना पड़ेगा, फिर वो खुला लेगी। ये इस तरह की बात इसी वजह से आई है क्योंकि खुला के बहुत ज़्यादा केसेस आ गए थे और वो हर छोटी छोटी बात पे ही खुला के केस फाइल किए जा रहे थे, तो इसको एक तरह से रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इस तरह की बात की गई। आगे लास्ट सेक्शन 6 है, इसका रिपील ऑफ सेक्शन 5 ऑफ एक्ट 26 ऑफ 1939 रिपील बाय द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1942 25 ऑफ 1942 सेक्शन 2 एंड फर्स्ट शेड्यूल। सेक्शन 2 और फर्स्ट शेड्यूल जो है इसका पहले वाले की बात की गई है, ये जो 1942 का एक्ट था या 1937 का एक्ट था, तो उसको इसका और उसका इफेक्ट नहीं है। मतलब इस सेक्शन में जितनी भी सारी बातें ऊपर की गई हैं ये तो इफेक्टिव हैं, वो किसी और एक्ट के बाद, क्योंकि हमने पहले प्रीएम्बल में पढ़ा था कि ये सारे लॉज को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया, कंसोलिडेट करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं जो ये 1961 वाला मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 है इसका लेक्चर बनाऊंगी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।